हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बुक्स के अध्याय 3 प्रबंध एवं तकनीकें के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे परिचय की। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो इच्छित और प्रभावी परिणाम प्राप्त करने में एक व्यवसाय और व्यवसायी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। प्रबंध एक सार्वभौमिक है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। अब लेकिन बात यह आती है कि एक प्रभावी प्रबंध कैसे किया जाए, अच्छे और प्रभावशील प्रबंधक कैसे बनाए जाए, उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित कैसे किया जाए। इन सभी प्रकार के प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह उत्तर है हमारे लिए प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। अब यह बात आती है कि प्रबंध में सिद्धांत क्या होते हैं। तो चलिए सिद्धांत के अर्थ को समझते हैं। किसी विषय के संदर्भ में हमें जो पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर एवं पर्याप्त तर्क वितर्क करने के पश्चात एक निश्चित किया गया मत या विचार जो किसी समय अनुभव और निरीक्षण की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है, उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। ये एक प्रकार की एक डेफिनेशन है जिसके माध्यम से हमें स्पष्ट होता है कि सिद्धांत किसे कहते हैं। यह सिद्धांत हमारे दैनिक क्रियाकलापों, हमारे व्यवहार और निर्णय लेने में मार्गदर्शक के रूप में प्रभावी नियम और तत्व होते हैं। नियम या सिद्धांत का पालन नहीं करने पर किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता है। केवल कार्य के परिणामों में अनिश्चितता का भय बनता है। किसी भी देश काल परिस्थितियों में जब नियम या सिद्धांत हमारे लिए अव्यावहारिक हो जाते हैं तो उसमें हम संशोधन या परिवर्तन कर लेते हैं। हम कह सकते हैं अलग अलग देश काल परिस्थितियों में सिद्धांतों को समय समय पर बदला जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रबंध जो है वह एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें मानव और मानवीय व्यवहार की भागीदारी और भूमिका अधिक रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संचालित होता है, जो प्रत्येक भूभाग देश का अलग अलग होता है। राजस्थान के लोगों की पृष्ठभूमि संस्कृति अलग है और अन्य राज्यों की अलग है। इसलिए प्रबंध के प्रत्येक सिद्धांत प्रत्येक देश और संगठन में न तो समान रूप से लागू होते हैं और न ही समान रूप से परिणाम देते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, समाज और देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास से कार्य की गति एवं मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। परिवहन तकनीकों के विकास से आवागमन तीव्र एवं सुगम और सरल हो गया है। संप्रेषण एवं सूचना क्रांति से पूरे विश्व को एकाकार कर दिया है, यानी एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव बना दिया है। इस कारण हमारे बाजार उद्योग भी हमारे लिए वैश्विक हो गए हैं, जिसमें प्रतियोगिता भी स्थानीय एवं घरेलू से बढ़कर वैश्विक हो गई है। अतः इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी संगठन का सफल संचालन कैसे हो एवं इच्छित परिणाम यानी हम अधिक लाभ और बाजार नेतृत्व कैसे कर सकें, एवं यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सरल और सुगम बनाने के लिए आधुनिक प्रबंध एवं प्रबंध के सिद्धांत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत कार्य कुशलताओं में वृद्धि एवं कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण रखने में प्रबंधकों और व्यवसायियों की सहायता करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों से प्रबंध की शिक्षा, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण सुगम, प्रभावी तथा सर्वमान्य हो जाते हैं, जिससे प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। बदलते परिवेश में कार्य क्षमता और कार्य कुशलताओं को बनाए रखने व बढ़ाने के लिए सिद्धांतों पर निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं एवं उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं विस्तार कर सर्वसामान्य बनाने का प्रयास निरंतर चल रहा है। अतः सार्वभौमिक रूप से स्वस्वीकार्य किए गए प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सिद्धांत की कार्य का विभाजन सिद्धांत। इसमें ये कहा गया है, विद्वान फेवल ने
विशिष्टीकरण का लाभ लेने के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत उपयोगी बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिक और प्रबंधक ये दो कैटेगरी बांटी है। विशिष्ट कार्यों में संलग्न होते हैं। श्रमिक जो होते हैं वो उत्पादन कार्य से संबंधित होते हैं और प्रबंधक संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करने वाली क्रियाओं में शामिल होते हैं। इसलिए इनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इनके कार्यों का क्या कर दिया जाए, विभाजन इस प्रकार किया जाए कि वह अपने कार्य एवं कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित कर सके और एक कार्यकर्ता की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधक सदैव प्रबंधकीय कार्यों में संलग्न रहे तथा श्रमिक जो हैं यह क्रियान्वयन यानी कि उत्पादन संबंधित कार्यों में संलग्न रहे। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि वह अपना ही कार्य करे ताकि वह कार्य अधिक क्षमता से पूरा किया जा सके और संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सेकंड पॉइंट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब है जहाँ जहाँ अधिकार हैं वहाँ वहाँ उन अधिकारों से उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाते हैं और जहाँ जहाँ उत्तरदायित्व दिया गया है वहाँ स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अतः दोनों में समानता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है जब संगठन में किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए, निष्पादित करने के लिए उत्तरदायित्व भी उसी व्यक्ति पर होता है। यानी किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाए तो उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व भी उस व्यक्ति का ही रहेगा। कार्य का यह निष्पादन उचित ढंग से तभी हो सकता है जब व्यक्ति को उस कार्य को पूरा करने के लिए उचित अधिकार भी प्राप्त हों और यदि उत्तरदायित्व एवं अधिकार में समानता नहीं होगी तो संगठन में अधिकारों का अनावश्यक केंद्रीकरण हो जाता है। यानी सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होना केंद्रीकरण कहलाता है और कार्य के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होना पड़ता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में संगठन अपनी समग्र कार्य कुशलता में कमी आ जाती है और वह कार्य को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सदैव सहायक होते हैं। अनुशासित व्यवहार के लिए यह आवश्यक है कि संगठन में निरीक्षण प्रणाली उचित हो, कर्मचारियों और संगठनों के बीच उचित अनुबंध हो तथा गैर अनुशासित व्यवहार के लिए दंड की व्यवस्था की जाए। हेनरी फेवल ने दंड के संबंध में कहा गया है कि दंड देते समय उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिसके कारण कर्मचारियों में अनुशासनहीनता का व्यवहार उत्पन्न हुआ है, जिससे कर्मचारी अपने आप को प्रताड़ित महसूस ना करे। यानी उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, श्रमिक को, कि जो उसे सज़ा दी जा रही है वो उसके कौन से अव्यवहारिक व्यवहार के कारण दी जा रही है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।